जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेंजिबल एसेट्स IAS 38 के अंदर कि किसी एसेट की हमने रिकग्निशन क्राइटेरिया लास्ट टाइम पढ़ा था कि एसेट को रिकग्नाइज़ कब करेंगे। तो वो हम देख चुके हैं कि हम एसेट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सी दो कंडीशंस पूरी हों तो अपनी बुक्स में उसे हम रिकग्नाइज़ करते हैं एज एन एसेट। अब एसेट रिकग्नाइज हो गया कि ये एसेट बनेगा, हमने मान लिया कि ये एसेट बनेगा, तो उसको रिकॉर्ड किस वैल्यू पे करना है। तो देखें दो वैल्यूज़ होती हैं। एक तो ये है कि जितना आपका खर्च आया उस चीज़ को बनाने पे यानी कि कॉस्ट। दूसरा है कि अब उसकी मार्केट में एक वैल्यू है, वर्थ है, जिसे फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं। अगर मार्केट में उसे बेचा जाए तो वो कितने का बिकेगा, या मार्केट से ख़रीदा जाए तो वो कितने की चीज़ मिलेगी, उसे फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं। तो अब आप क्या एक इंटेंजिबल एसेट जो आपका बना है इसे आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे या फेयर मार्केट वैल्यू पे, दिस इज़ दी क्वेश्चन। तो मेजर किस पे करना है उसको। तो फर्स्ट तो यानी कि मैं इसकी पहले मिसाल दे दूं कि आपके किसी एक डिज़ाइनर ने एक डिज़ाइन बना दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी चीज़ का, उसने घड़ी का नया डिज़ाइन बना दिया और वो डिज़ाइनर की सैलरी 1 लाख रुपया दी। फॉर एग्ज़ाम्पल नया डिज़ाइनर आया लेकिन क्रिएटिव था, तो उसने 1 लाख रुपये की सैलरी में और जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के जो भी ओवरहेड्स हमें पड़ते हैं वो समझ लें 10,000 के पड़े, और बाकी उसने ये डिज़ाइन बना के दे दिया। 1,10,000 में डिज़ाइन फ़ाइनल हो गया। तो हमारी कॉस्ट थी 110,000। लेकिन ये इसकी लोगों को ये डिज़ाइन इतना पसंद आया कि ये इंटरनेशनल फेम हासिल कर गया। इवन सेलिब्रिटीज़ जो थी वो इसके जो फ़र्स्ट ऑर्डर्स होते हैं, फ़र्स्ट कॉपीज़ हैं, उनके लिए उन्होंने एडवांस ऑर्डर्स पेमेंट्स भी कर दी, और इस डिज़ाइन की वैल्यू जो है वो 10 करोड़ रुपये हो गई। अब ये 10 करोड़ रुपए की वैल्यू इस एसेट के डिज़ाइन की हो चुकी है। एक डिज़ाइन इसका एक इंटेंजिबल एसेट है। अब क्या कंपनी इसकी कॉस्ट जो कि 1,10,000 उस पर रिकॉर्ड करेगी, या 10 करोड़ रुपए जो कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड करेगी। तो आंसर है कि कंपनी उसको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेगी जो कि 1,10,000 है, उसे वो 5 या 10 करोड़ रुपया जो है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करेगी। तो इनिशियल मेजरमेंट के अंदर आप देखें कि इंटेंजिबल एसेट्स आर इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट, तो कॉस्ट पे करेंगे, ये बात तो होगी क्लियर। मेजरमेंट सब्सीक्वेंट टू एक्विजिशन। अब एसेट को एक्वायर करने के बाद, यानी कि नॉर्मली आप समझ लें ईयर एंड पे जाके हर साल के आखिर में आप इसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। क्या आप इसे 1,10,000 का ही लिखा रहने देंगे, क्या आप मार्केट में जो इसकी वैल्यू उस टाइम पे होगी उस पर रिकॉर्ड करेंगे, या इसकी वैल्यू में जो कमी आ गई उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो बेसिकली आपके पास दो मॉडल हैं, कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल। तो आपके पास चॉइस है कि आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको चूज़ करना है for each class of intangible assets an entity has to choose either cost or evaluation model for each class of its intangible assets। so, अपने intangible asset की हर class of assets जो भी कैटेगरीज हैं उसके लिए उसने चूज़ करना है कि किस मेथड के ऊपर वो इसे रिकॉर्ड करेगा, इसकी आगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट रिकॉर्ड करेगा। तो उसमें कॉस्ट मॉडल है और रिवैल्यूएशन मॉडल है। कॉस्ट मॉडल में ये है कि आप कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। यानी कि साल के एंड, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक चीज़ बनाई जिसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए, उसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, वैल्यू चलें जी मार्केट में वैल्यू 10 लाख रुपए थी और 1 लाख रुपये उसकी कॉस्ट थी ऑब्वियसली। और ये एसेट जो था ये 10 साल तक आपको काम देगा, आपको 10 साल तक के इसको इस्तेमाल करने के राइट्स मिले, ठीक। अब इस एसेट की कॉस्ट कितनी है 100,000, 1 लाख रुपए। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 1 मिलियन, 10 लाख रुपए।
और इसकी लाइफ कितनी है 10 ईयर्स। तो अब हमने इसको इनिशियली जब रिकॉर्ड किया होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकगनाइज़ किया होगा, कितने पे किया होगा, ओबियसली 100,000 यानी 1 लाख पे, क्योंकि कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। अब इस एसेट की वैल्यू में हर साल कमी कितनी आएगी इंटेंजिबल एसेट में, वो आएगी 10,000 रुपये, क्योंकि इस एसेट की लाइफ थी 10। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट या वैल्यू ऑफ एसेट को आप डिवाइड करेंगे उसकी एस्टिमेटेड लाइफ पे जो कि 10 है, डिवाइड करेंगे तो पर ईयर अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। फिक्स एसेट्स जो कि टेंजिबल होते हैं, जिन्हें देखा जा सकता है, उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है, मशीनरी पे है, बिल्डिंग पर है। और ऐसे एसेट्स जो कि फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते, जिन्हें इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, उनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन यानी कि आज तक जितनी अमोर्टाइजेशन इस एसेट पे हो चुकी है, जब से ये एसेट क्रिएट हुआ या रिकॉर्ड हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, से एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है कि जो भी किसी एसेट की वैल्यू में कमी आती है उसके यूज़ के अलावा किसी रीज़न से, एक एसेट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने से चीज़ें घिसती हैं, उनकी वैल्यू में कमी आती है, टूट फूट होती है, वेयर एंड टेयर जिसे कहते हैं। तो वेयर एंड टेयर या इस्तेमाल की वजह से जो वैल्यू में डिक्रीज़ आता है वो तो हो गया डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन अगर इंटेंजिबल एसेट है तो। अब इसके अलावा किसी मार्केट की किसी भी सिचुएशन की वजह से या अदर फैक्टर्स की वजह से कोई डिक्रीज़ आता है तो उसे हम कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। उस वैल्यू एसेट की वैल्यू में इम्पेयरमेंट आ गई, उसकी वैल्यू कम हो। तो अब ये मैंने आपको बता रहा था कि कॉस्ट मॉडल में आप इस तरह रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस इम्पेयरमेंट लॉसेस। अब फ़र्ज़ करें हमारा एसेट, मैंने मिसाल दी थी कि 1 लाख उसकी कॉस्ट थी, 10 साल उसकी लाइफ थी, 10 लाख रुपया उसकी मार्केट वैल्यू थी। तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में, फर्स्ट ईयर के एंड पे उसको कितने से हर साल 10,000 रुपये की अमोर्टाइजेशन हो रही है। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे वो आ जाएगा, कॉस्ट उसकी 1 लाख थी, उसमें से माइनस कर दिया 10,000 अमोर्टाइजेशन, तो 90,000 पे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इम्पेयरमेंट अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। थर्ड ईयर में अगर हम देखें तो लेस करेंगे, कॉस्ट होगी अगेन वही 100,000 यानी कि 1 लाख रुपया, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी तीसरे साल के एंड पे हर साल की 10,000 है, तो 3 इयर्स की ओबियसली 30,000 हो जाएगी। तो 100,000 माइनस 30,000 इज़ 70,000। फ़र्ज़ कर लें कि उस एसेट की वैल्यू में अदर रीज़न्स की वजह से भी इम्पेयरमेंट लॉसेस जिसे कहते हैं कि आगे 10,000 के, तो इस ईयर में हम उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड ईयर के एंड पे अगर 10,000 के इम्पेयरमेंट लॉसेस भी हो गए तो कॉस्ट आ गई 100,000 यानी 1 लाख, उसमें से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन जो कि 30,000 है पर ईयर 10,000 के हिसाब से 3 साल की, और लेस करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस जो कि 10,000 है। तो टोटल 30 + 40 10 इज़ 40, 40,000 100,000 में से यानी 1 लाख में से माइनस कर देंगे, तो 60,000 जो है वो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में कॉस्ट मॉडल के तहत आप इसे रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि पहले साल में तो कॉस्ट पे कर लिया, उसके बाद जब भी रिकॉर्ड करेंगे तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस इम्पेयरमेंट लॉसेस। अब अगर आप फॉलो करते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल को तो क्या किया जाएगा। रिवैल्यूएशन मॉडल का मतलब है कि आप किसी ख़ास टाइम पे जाके या हर साल ईयर एंड पे आप उसकी वैल्यू को रीवैल्यू कर लेते हैं। मार्केट में वो एसेट जितने का भी होता है आप उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू जो है उसे माइनस कर देते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स में भी कैरिड एट रीवैल्यूड अमाउंट, जो भी रीवैल्यूड अमाउंट है ख़ास टाइम के बाद आपने उससे रीवैल्यू किया जो कि फेयर वैल्यू के मार्केट में उसकी वैल्यू क्या बनती है, लेस एनी सब्सीक्वेंट अमोर्टाइजेशन, और फिर उसके बाद अगर कोई अमोर्टाइजेशन हुई है वो माइनस कर देंगे एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस, और उसे इम्पेयरमेंट लॉसेस आप उसमें से अगर कोई होंगे तो लेस कर देंगे। तो इसमें क्या है कि सिर्फ फ़र्क आता है रीवैल्यूड अमाउंट आ जाएगी कॉस्ट की जगह पे। कॉस्ट मॉडल में कॉस्ट था तो रीवैल्यूएशन में रीवैल्यूड अमाउंट फर्क करे, 3 साल के बाद आपने उससे रीवैल्यू कर लिया, तो जो भी उसकी वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई उस पर आपने रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन याद रखिए कि उन्होंने कहा है
only if fair value can be determined by reference to an active market, such active markets are expected to be uncommon for intangible assets। तो उन्होंने कहा कि जो फेयर मार्केट वैल्यू, तो मार्केट भी तो कोई उसके लिए होनी चाहिए जहाँ से आप एसेट की फेयर वैल्यू ले सकें, तभी आप रीवैल्यूएशन मॉडल को यूज़ कर सकेंगे। अगर तो उसकी कोई एक्टिव मार्केट मौजूद है, तो उन्होंने कहा आमतौर पे इंटेंजिबल एसेट्स के लिए कोई ऐसी मार्केट मौजूद नहीं होती जहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स खरीदे बेचे जा रहे हों, जैसे स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स बेचते हैं। तो उन्होंने कहा एग्जाम्पल्स वेयर दे माइट एग्जिस्ट, वो कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे मार्केट्स इंटेंजिबल एसेट के लिए मौजूद होती हैं। उसने एग्जांपल दी हैं प्रोडक्शन कोटा कि कितनी प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, इसके कोटास की मार्केट मौजूद है। फ़िशिंग लाइसेंस, आपको मछलियाँ पकड़ने के लाइसेंस, इसकी मार्केट मौजूद है, इसलिए ये लाइसेंस बिकते हैं। टैक्सी लाइसेंसेस हैं, टैक्सी का लाइसेंस ओबियसली इसकी मार्केट भी मौजूद है। तो इन केसेस में आप कर सकते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़। तो उन्होंने कहा अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल रिवैल्यूएशन इंक्रीजेस आर रिकॉग्नाइज इन अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम। और रिवैल्यूएशन मॉडल में अगर रिवैल्यूएशन के अंदर कोई इंक्रीज़ आता है वैल्यू में एसेट की, फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख का एसेट रिकॉर्ड किया था, हम रिवैल्यूएशन मॉडल को यूज़ कर रहे थे, 4 साल बाद उसकी वैल्यू 1 लाख की बजाय 5 लाख होगी, रिवैल्यू किया। तो जो भी इसके अंदर इंक्रीज़ आया है, 1 लाख से 4 लाख का फ़र्क आया है, तो 5 लाख टोटल हो गया था। 4 लाख का जो इंक्रीज़ है, उस इंक्रीज़ को आप अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में लिखेंगे, यानी कि अदर इनकम में आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। वो आपकी नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होगा, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के अंदर। एंड एक्यूमुलेटेड इन दी रिवैल्यूएशन सरप्लस, और इसको बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर जाके आप इक्विटी सेक्शन में रिवैल्यूएशन सरप्लस के हेड में लिख देंगे। except to the extent that the reserves are evaluation that the reverse are revaluation decrease previously recognized in profit and loss account। तो कोई रिवैल्यूएशन इंक्रीज था जिसे आपने रिवर्स कर दिया, जो कि मतलब कि फ़र्ज़ कर लें डिक्रीज़ आ गया, तो उसको छोड़ के। इफ़ रिवैल्यूड इंटेंजिबल हैज़ अ फिनिट लाइफ एंड इज़ देयरफॉर बीइंग अमोर्टाइज्ड द रिवैल्यूएशन अमाउंट इज़ अमोर्टाइज्ड। तो उन्होंने कहा कि अगर तो इंटेंजिबल एसेट जिसको रीवैल्यू किया गया है, इसकी फिनिट लाइफ है। तो एसेट्स 2 तरह के होते हैं इंटेंजिबल, एक फिनिट लाइफ वाला, एक इनडेफिनिट लाइफ वाला, इनफिनिट भी कह सकते हैं। फिनिट मतलब जिसकी लाइफ महदूद है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 100 साल, 1000 साल, लेकिन एक लाइफ है, एंड है उसका। और इनफिनिट जिसकी लाइफ एंड पॉइंट हमें नहीं पता, तो वो इनफिनिट है, जिसकी लिमिट लास्ट हमें अपर लिमिट नहीं पता। तो उसने कहा फिनिट अगर कोई एसेट है और इंटेंजिबल है और उसको रिवैल्यू किया गया है, तो बीइंग अमोर्टाइज, उसे अमोर्टाइज किया जा रहा है। फिनिट लाइफ वाला ऑब्वियसली अमोर्टाइज तो होगा, क्योंकि उसकी जितनी लाइफ है उस हिसाब से। मैंने पहले मिसाल दी, अगर एक एसेट 1 लाख का, उसकी 10 साल वैल्यू है, यानी फिनिट लाइफ है 10 साल की, तो हर साल 10,000 रुपये की, इसका मतलब है कमी आ रही है, तो उसको अमोर्टाइज कर रहे हैं। द रीवैल्यूड अमाउंट इज़ अमोर्टाइज। तो उसमें जो हम एसेट रीवैल्यू करते हैं, उस वैल्यू को हम अमोर्टाइज करेंगे, यानी कि 1 लाख रुपया पहले थी वैल्यू, और रीवैल्यू करने के बाद हमने कहा उसकी वैल्यू 5 लाख हो गई थी। अब अमोर्टाइज़ किसको करना है, यानी कि अमोर्टाइजेशन क्या रिकॉर्ड होगी, 10 साल वैल्यू थी एसेट की, वो भी 10 साल ही है। क्या 1 लाख को 10 पे डिवाइड करके 10,000 की हर दफ़ा अमोर्टाइजेशन होगी, या 5 लाख की जो वैल्यू है उसको अमोर्टाइज़ करेंगे? तो ओबियसली जो रीवैल्यूड अमाउंट है उसको अमोर्टाइज़ करेंगे, यानी 5 लाख को अमोर्टाइज़ करेंगे। आगे चलते हैं जी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स बेस्ड ऑन यूज़फुल लाइफ। तो यूज़फुल लाइफ की बेस पे इंटेंजिबल एसेट्स को इंडेफिनेट लाइफ और फिनिट लाइफ वाले एसेट्स में डिवाइड किया जाता है। इंडेफिनेट लाइफ वाले एसेट्स, नो फोर्सिएबल लिमिट टू द पीरियड ओवर विच एसेट इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट कैश फ्लोज फॉर द एंटिटी। तो कोई भी आपको एंड लिमिट नहीं पता फोर्सिएबल फ्यूचर में, जो आप देख सकते हैं उस फ्यूचर तक आपको नहीं पता कि कितने साल तक ये कंपनी एसेट इदारे को रेवेन्यूज़ देगा, फ़ायदा देगा फ्यूचर में।
तो ये इंडेफिनिट लाइफ वाला है, और फिनिट लाइफ की जिसका लिमिटेड पीरियड हो कि 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक। अब मेजरमेंट सब्सीक्वेंट टू एक्विजिशन, अब ऐसा वही मेजरमेंट सब्सीक्वेंट मेजरमेंट चल रही है। इसमें अब फर्स्ट केस है अगर टेंजिबल और इनटेंजिबल के लिहाज से, अब हम देखते हैं। पहले हमने दो मॉडल देख लिए, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल के लिहाज से हमने देखा। अब हम देखेंगे कि टेंजिबल और इनटेंजिबल में क्या डिफरेंस फिर आता है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में। द कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट with a finite useful life should be amortized on a systematic basis over that life। तो उन्होंने कहा कि जो कॉस्ट है उस, क्योंकि ये फिनिट एसेट है तो उसकी लेस रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि अगर एक एसेट अपन 10 साल बाद, यानी उसकी लाइफ 10 ईयर थी और उसके बाद वो 1 लाख का जो एसेट था अपनी लाइफ के बाद 20,000 का बिक जाएगा फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा तो उसकी यानी कि रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 20,000 आफ्टर यूज़फुल लाइफ, जो वैल्यू बच जाती है जिस पर जो रियलाइज़ हो सकती है। तो उसने कहा कि आप कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस्ट 1 लाख थी, उसमें से रेजिडुअल वैल्यू 20,000 माइनस कर दी। इसका जो 80,000 है इसको उसने कहा विद द फिनिट लाइफ शुड बी अमोर्टाइज, इस 80,000 को हम अमोर्टाइज करेंगे। ठीक है, ये वही आप स्ट्रेट लाइन मेथड वाला भी फॉर्मूला अगर माइंड में रखें, कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन देता था, यहाँ पर अमोर्टाइजेशन उसी तरह से कैलकुलेट हो रही है ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस ओवर लाइफ। ठीक है, तो फिनिट लाइफ वाले का सिंपल उसने यही बताया कि अगर रेजिडुअल वैल्यू है तो आप उसको माइनस करके जो बाकी नेट कॉस्ट बचती होगी टोटल डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल वैल्यू, उसको आप अमोर्टाइज करेंगे एस्टिमेटेड लाइफ के ऊपर। देन इंटेंजिबल एसेट्स विद इनडेफिनेट यूज़फुल लाइफ, तो अगर उसकी लाइफ ही इनडेफिनेट है, लास्ट लिमिट नहीं पता कि कब तक ये बेनिफिट देगा इदारे को, तो आप ऐसे एसेट को इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनेट लाइफ शुड नॉट बी अमोर्टाइज, इसको अमोर्टाइज नहीं करेंगे, ये अपनी वैल्यू पर ही रहेगा, चाहे वो कॉस्ट पर हो या रिवैल्यूएशन के थ्रू लिखा जाए। अमोर्टाइज किसको करना है और किसको नहीं करना, जिसकी लाइफ फिनिट होगी, जिसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स आपको पता होंगे कितने साल तक फ़ायदा देना, उसे अमोर्टाइज करेंगे, जिसका नहीं पता उसे अमोर्टाइज नहीं करेंगे। सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर, अगर आप एसेट को रिकॉग्नाइज कर लिया है, अपनी बुक्स में लिख लिया हुआ है और उसके बाद हर साल अमोर्टाइजेशन वगैरह भी चल रही है और उसके बाद कोई एक्सपेंस करना पड़ता है मज़ीद उसको, ड्यू टू द नेचर ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर्स विद ओनली रेयरली मीट द क्राइटेरिया फॉर बीइंग रिकॉग्नाइज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट। उन्होंने बताया कि उसकी नेचर को अगर हम देखें इंटेंजिबल एसेट की, तो कोई भी अगर इस पर मज़ीद ख़र्चा किया जाता है तो ऐसा ख़र्चा शाज़ो नाज़र ही एसेट की वैल्यू में ऐड किया जाएगा। ऐसा ख़र्चा आम तौर पर मोस्टली एक्सपेंस आउट कर दिया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उस इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू का पार्ट बनाएंगे। Subsequent expenditure on brands, mastheads, publishing titles, customer lists and similar items must always be recognized in profit or loss as incurred। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि बाद में ब्रांड के ऊपर किया जा रहा है कोई ख़र्चा, मैथड पे, पब्लिशिंग टाइटल्स पर, कस्टमर लिस्ट पे या इस तरह की कोई भी आइटम्स हैं उन पे किया जाए तो उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करें। ओबियसली हम पीछे पढ़ चुके हैं, जब इन तमाम चीज़ों को, मैथड वगैरह को, पब्लिशिंग टाइटल्स वगैरह को, ब्रांड्स वगैरह को हम इंटेंजिबल एसेट ही नहीं क्रिएट करते, तो इस पर कोई ख़र्चा हो तो उसे तो इंटेंजिबल एसेट कभी भी बना ही नहीं सकते, उसे एक्सपेंस आउट ही किया जाएगा। तो ये टोटल था आपके पास सब्सीक्वेंट मेजरमेंट का और मेजरमेंट का। तो मैंने इसमें यही बताया, मैं रिव्यू दे दूं कि इंटेंजिबल एसेट को इनिशियली कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता। बाद में सब्सीक्वेंट मेजरमेंट जिसे कहते हैं, हर साल के एंड पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो हर साल के एंड पे रिकॉर्ड करने के लिए 2 मेथड हैं। आप कोई भी एक मेथड आप चूज़ कर सकते हैं, फिर आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, या तो वो कॉस्ट मॉडल होगा या रिवैल्यूएशन मॉडल होगा, और हर क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट के लिए आप ये मॉडल चूज़ करेंगे एक दफ़ा और फिर उसको फॉलो करेंगे। कॉस्ट मॉडल में कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस इम्पेयरमेंट लॉसेस इफ़ एनी जो है वो उसको रिकॉर्ड करेंगे।
और रीवैल्यूएशन मॉडल में आप रीवैल्यूड अमाउंट में से कॉस्ट की जगह पे रीवैल्यूड अमाउंट आ जाती है, लेस एनी क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन लेस इम्पेयरमेंट लॉसेस, उसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आप लेकिन फेयर वैल्यू पे रीवैल्यूएशन मॉडल तभी यूज़ करेंगे जब आपको फेयर वैल्यूज़ आपके पास कोई एक्टिव मार्केट भी मौजूद हो, आप उस वैल्यू को किसी एक्टिव मार्केट के थ्रू रिलायबली मेजर कर सकते हों। और एसेट को अगर आप उसकी लाइफ टाइम के लिहाज से क्लासीफाई करें इंटेंजिबल को, तो वो फिनिट और इंडेफिनिट लाइफ वाले एसेट आ जाएंगे। जो इंडेफिनिट लाइफ वाले एसेट्स हैं उन्हें अमोर्टाइज नहीं करते, और जो फिनिट लाइफ वाले एसेट्स हैं उनको हम अमोर्टाइज करते हैं। और अगर कोई एसेट रीवैल्यू किया जाए, उसे रीवैल्यू किया गया और उसकी फिनिट लाइफ है, ठीक है, उसकी एक लिमिटेड लाइफ है, तो फिर उसको आप रीवैल्यूड अमाउंट को अमोर्टाइज करेंगे, कॉस्ट को अमोर्टाइज नहीं करेंगे। इसके अलावा सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर आपने अगर किया किसी एसेट को जिसको आप रिकॉर्ड कर चुके थे, तो इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में बाद में किए जाने वाले ख़र्चों को, जब एसेट को आप रिकॉर्ड कर चुके हैं अपनी बुक में, मज़ीद ख़र्चे उस पर जो किए जाएंगे उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट, एक्सपेंस का पार्ट बनाएंगे। बहुत ही रेयर केसेस होंगे कि आप एसेट का पार्ट बनाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। और ख़ास तौर पे ब्रांड्स, मैसेट्स, पब्लिशिंग टाइटल्स पे, कस्टमर लिस्ट पे और इस तरह की आइटम्स पे किए जाने वाले ख़र्चे ना तो इनिशियली एज इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड किए जाते हैं, ना ही सब्सिक्वेंटली रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये था सारा मेजरमेंट के ऊपर। और अब इसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से मुराद है कि क्या इंटेंजिबल एसेट्स में जब आप इसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर, तो इसके बारे में कौन कौन से फुट नोट्स देना लाजमी है, यानी कि कौन कौन से नीचे स्केड्यूल्स और डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करना ज़रूरी है, जिसे डिस्क्लोजर कहते हैं। क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज़ की जाएंगी इसके बारे में। तो फॉर ईच क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स क्या क्या डिस्क्लोज़ करना है हमें हर क्लास के बारे में। यूज़फुल लाइफ और अमोर्टाइजेशन रेट, तो हमें यहाँ तो बताना है कि इस एसेट की यूज़फुल लाइफ कितनी है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, हर क्लास ऑफ एसेट्स के लिए। और दूसरा हमें ये बताना है कि यहाँ बता दें हम कि अमोर्टाइजेशन रेट कितना है, या ये फॉर एग्जांपल कोई पर्सन बता दे कि जी एसेट 10 साल इसकी लाइफ है, तो पता चल रहा है कि 10 साल में हर साल 10% कम हो रहा है। या वो यही डायरेक्ट बता दे कि अमोर्टाइजेशन रेट कितना है, कितनी डेप्रिसिएशन हो रही है, इसमें अमोर्टाइजेशन हो रही है, वो कहता है 10%, 20%, 30%। इन दोनों में से एक चीज़ बताना हर क्लास ऑफ एसेट के लिए लाजमी है। अमोर्टाइजेशन का मेथड आपको बताना लाजमी है कि आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया। ग्रोस कैरिंग अमाउंट आपको बतानी पड़ेगी कि टोटल अमाउंट कितनी है, वो भी आप लाजमी लिखेंगे। एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस जो है वो भी लाजमी लिखेंगे आप कितनी है, आज तक कितनी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन हो चुकी है और कितनी इम्पेयरमेंट लॉसेस हैं इस पर। लाइन आइटम्स इन द इनकम स्टेटमेंट इन विच अमोर्टाइजेशन इज़ इंक्लूडेड, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर वो लाइन आइटम्स भी आप डिटेल देंगे जिसके अंदर अमोर्टाइजेशन इंक्लूड की गई है जिसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में किया गया तो एडमिन एक्सपेंस, फिर उसकी डिटेल सारी एडमिन एक्सपेंसेस की। रिकन्सिलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड, और जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स की कैरिंग अमाउंट्स हैं उसकी स्टार्ट ऑफ द पीरियड और एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि साल के शुरू में और साल के आखिर में, अगर फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है तो आप उसकी कैरिंग अमाउंट्स बताएंगे। और उसके साथ साथ आप क्या क्या चीज़ें शो करेंगे, एडिशन शो करेंगे कि जितनी इसमें इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह अगर कोई एडिशन किया गया तो वो बताएंगे, और बिज़नेस कम्बिनेशंस का सेपरेटली बताएंगे अगर कोई बिज़नेस कम्बिनेशन की सूरत में एडिशन हुआ। एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, एसेट जो सेल के लिए इंटेंजिबल एसेट है उनकी अलग कैटेगरी बनाएंगे। रिटायरमेंट्स एंड अदर डिस्पोजल्स
अगर आपने कोई डिस्पोज ऑफ किया है, एसेट को रिटायर किया है, तो उसकी आप डिटेल देंगे। रीवैल्यूएशन की गई उसकी डिटेल, इम्पेयरमेंट की डिटेल, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट को रिवर्स किया गया जो वैल्यू में कभी उसको उसकी डिटेल्स, अमोर्टाइजेशन की डिटेल देंगे। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस, अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और करेंसी ट्रांसलेशन की वजह से जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस उसको आप करेंगे। और अदर कोई भी चेंज होगी तो आप उसको भी डिस्क्लोज़ करेंगे। तमाम चीज़ें आप एसेट की ओपनिंग और क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट्स के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी और इस तरह से हमारा IAS 38 कंप्लीट हो गया तमाम तर चीज़ें।